अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जनाब, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोनिबा आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, उम्मीद है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और हमें ना अपनी ज़िंदगी एक एहसन अंदाज में गुजारने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छी और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए खुद को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। कहा जाता है कि अगर रास्ते पर कंकर हो ना तो एक अच्छा जूता हम पहन कर चल सकते हैं, लेकिन अगर उस जूते में एक छोटा सा कंकर भी हो तो अच्छी सड़क पर चलना भी हमारे लिए मुहाल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसी तरह इंसान हम देखते हैं कि बाहर की मुश्किलात का तो डट कर सामना कर लेता है, लेकिन अपने अंदर की छोटी छोटी कमजोरियों से भी हार जाता है। इसलिए खुद को वक्त देना चाहिए, हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपने मसाइल को एड्रेस करना चाहिए, उनके हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और हल भी करना चाहिए। फिर देखिएगा जनाब कि हमारी ज़िंदगी कितनी पुरसकून हो जाती है। और यही कुछ चीज़ें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करके हम अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, पुरसकून बना भी सकते हैं। और ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो आप भी कोशिश करें कि अपने आसपास का माहौल अच्छा रखें, अपनी कंपनी अच्छी रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकेंगे। अभी बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे माँओं की सेहत और उनसे जुड़ी तोहमात के हवाले से। तो माँ बनना ना एक फितरी अमल होता है और ये एक ऐसी जिम्मेदारी भी होती है जो नहायत एहतियात और तवज्जो की मुतकाजी होती है। माहिरीन के मुताबिक एक बच्चे की जिंदगी का दारोमदार उस वक्त से होता है जब माँ के शिकम में उसके खुलियात बनने का अमल शुरू हो जाता है और उस वक्त माँ की आदत, ग़िज़ा बच्चे की सेहत और उसकी नशोनुमा का तायुन भी करती है। दौरान हमल माँ को अपना ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है ताकि उनका जो बच्चा है वो सेहतमंद पैदा हो। लेकिन हम देखते हैं कि इस मुआशरे में हमल और हामला ख़वातीन से मुतालिक बहुत सारी तोहमात मौजूद हैं जो ख़वातीन को सुननी भी पड़ती हैं किसी न किसी स्टेज पर, जिनसे उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब फ़लाँ औरत चलते वक्त फ़लाँ पाँव पहले रखेगी या पहले उठाएगी तो बेटा पैदा हो जाएगा। सूरज या चांद ग्रहण हो तो कैंची या छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर एक मरतबा ऑपरेशन हो जाए तो सारे बच्चे ही उसके बाद ऑपरेशन से ही होंगे। तो इन समेत बहुत सारी ऐसी तोहमात हैं जो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं और जिनसे हमें किसी ना किसी हद तक सामना करना पड़ता है। और इस हवाले से मेडिकल साइंस क्या कहती है, इस पर आज हम बात करेंगे। इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, ये जानने के लिए हमने आज मदु किया है। डॉक्टर सुंबल अफजल कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर सुंबल, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सुंबल, बहुत सारी तोहमात, जैसे अभी मैंने कुछ तोहमात का जिक्र भी किया है, इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मिथ्स हैं जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं और कहीं ना कहीं औरत को या हमला खातून को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये क्या इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है इन सारी तोहमात में जो हमारे इस सोसाइटी में पाई जाती हैं? इस हवाले से साइंस क्या कहती है? जी बिल्कुल, मैं इसी बात पे रोशनी डालूंगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब माँ हमारे मुल्क में ज़्यादा 80 से 90% जब ख़वातीन माँ बनती हैं तो उसमें सबसे बड़ा मसला जो आता है इन सारे मिथ्स का आता है। क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है, मेडिकली बात अगर मैं करूं, कि अठरा की बीमारी है। जी जी, अठरा कहते हैं अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई है, उसके रिपीटेड फर्स्ट 3 मंथ्स में मिसकैरेजेस हो रहे हैं, उसको हम अठरा कहते हैं। अगर बच्चा खुदा ना खासा पेट के अंदर फौत हो गया है, उसको अठरा कहा जाता है। अगर वक्त से पहले डिलीवरी हो गई और बच्चा नर्सरी में चला गया, उसको भी अठरा कहते हैं। अच्छा। और पैदाइश के बाद अगर किसी वजह से बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ा और बच्चा सर्वाइवल में नहीं गया तो उसे भी अठरा कहा जाता है। अब इन सारी चीज़ों को आम जुबान में हम अठरा कहते हैं। सही। मगर इसकी वजह से जब हम पेशेंट को कह देते हैं जी तुम्हें अठरा की बीमारी है, तो हम मेडिकली उस पर फोकस करने की बजाय पीर फकीर, दम दरूद, टोटके, वो चीजें और कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं, बजाय इसके कि हमें ये देखना चाहिए कि वजह क्या है। बच्चे में कोई क्रोमोसोमल लेवल पे प्रॉब्लम थी, बनावट में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आगे नहीं जा सकी और मिसकैरेज में एंड हो गई। या सबसे ज्यादा आजकल जो हमारे माशरे में जो मसला चल रहा है ख़वातीन में, ब्लड प्रेशर, शुगर का रुझान है। क्योंकि सबसे बड़ा मिथ ये है कि कहा जाता है कि जो ही खातून प्रेग्नेंट हो गई हैं
तो उन्हें आराम करना चाहिए। हाँ, exactly, और खाना चाहिए बस। अब हमें खाना है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्ट करेंगे। जाता है ना, अब आपको 2 लोगों का खाना है, एक अपने लिए और एक बच्चे के लिए खाना है। हाँ। हालांकि अभी प्रेगनेंसी शुरू ही होती है ना, तो ये सारे प्रेशर मदर पे आ जाते हैं। Exactly. उसकी वजह से सिर्फ उसे लगता है कि दुनिया में मुझे खाना है अपने लिए और अपने बच्चे के लिए और रेस्ट करना है, जिसकी वजह से ओबेसिटी, वेट गेन, ब्लड प्रेशर, शुगर, इसकी वजह से वो प्रोन हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली बेबी पे भी इफेक्ट करती हैं और मदर पे भी करती हैं। अच्छा। और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की वजह से तो बच्चे वजन से छोटे रहते हैं, जिसे हम IUGR बेबी कहते हैं। और सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि लिकोरिया, लाइक के पानी पड़ रहा है, इसे हम लिकोरिया कहते हैं आम जुबान में। प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी ना हो, हर चीज को हम लिकोरिया में कवर कर देते हैं। अब मेरे पास पिछले दिनों ही पेशेंट आई कि उसकी प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस थी। वैसे तो हर माँ के लिए प्रेगनेंसी प्रेशियस होती है, मगर उसने बड़ी देर से कंसीव किया ट्रीटमेंट के बाद, मगर वो अपनी डॉक्टर को ये बताती रही कि मुझे पानी पड़ रहा है। उसने कहा ये नॉर्मल चीज है, मगर ये नॉर्मल नहीं था। जब वो मेरे पास आई तो उसके बच्चे की अंदर डेथ हो चुकी हुई थी, क्योंकि वो पानी नहीं था, वो वाटर बैग लीक हो गया था। तो प्लीज ये भी मैं कहना चाहूंगी कि इसको भी नॉर्मल ना लिया जाए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर पानी पड़ता है तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी एक्टिविटी सब डिपेंड करती है हमारी हेल्थ के ऊपर। और हमें जितना हम एक्टिव रहेंगे, मॉडरेट वॉक करें। अगर जो जॉब करने वाली खवातीन है वो अपनी जॉब कंटिन्यू रखें, क्योंकि इससे इनिशियल वीक्स में इवन 7 to 8 मंथ, मतलब हम पेशेंट को 36 वीक्स तक मोबिलाइजेशन को एनकरेज करते हैं। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मिथ है कि सिजेरियन डॉक्टर ऑपरेट कर देते हैं, एक ऑपरेट हो गया तो बार बार ऑपरेट होगा। इसकी भी क्या वजह है? इसकी भी यही वजह है कि अगर एक पेशेंट शुरू से ही बेड रेस्ट पे चली जाती है, अगर कोई मेडिकल इंडिकेशन नहीं है। ये बड़ा कॉमन है कि अगर एक दफा आपका पहला बेबी ऑपरेशन हुआ है तो बाकी सारे बेबीज भी आपके ऑपरेशन से ही होंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो इतना फियर फोबिया डेवलप हो जाता है कि पेशेंट सबसे पहले तो इनएक्टिविटी, बेड रेस्ट, वो यूजुअल एक्टिविटी भी नहीं करती। वो वॉक जो उसे करनी चाहिए, कैलोरीज जो यूजुअली उससे पहले कर रही होती थी वो भी खत्म हो जाती है। ये सोच के जी मेरा ऑपरेट हुआ है और इस ऑपरेट के बाद तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। अच्छा। ऑल्दो कि ये बहुत ही मतलब 50% नॉर्मल के चांसेस होते हैं और 50% ऑपरेट के। डिपेंड करता है कि ऑपरेट किस वजह से हुआ, इंडिकेशन क्या थी। आइदर कोई बेबी रिलेटेड इंडिकेशन थी या मदर रिलेटेड, आइदर कि वो रिपीटेडली होगी या नहीं होगी। ये सारी चीजें बेस्ड करती हैं मदर की हेल्थ के ऊपर। अगर वो शुरू से एक्टिविटी रखे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, कैलोरीज कम ले, वेट इंक्रीज ना हो, ब्लड प्रेशर, शुगर मेंटेन रहे और वो प्रॉपरली वॉक करे, अपनी अगर जॉब वाली खातून है तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू रखें, तो इन सारे मिथ से, इन सारे मसाइल से हम बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर हमारा आ जाती है चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। इसमें मुझसे बहुत सी मेरी पेशेंट्स पूछती हैं डॉक्टर साहब बताएं, तो ये इसमें मैं आज आपके रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रही हूँ कि इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बेबी और मदर, साइंस में ऐसी कोई चीज नहीं। हाँ, बाय बर्थ मार्क होते हैं जो डिफरेंट किस्म से प्रेजेंट करते हैं, मगर उसका ताल्लुक सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण से नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम पेशेंट बेचारी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम उसे बाहर नहीं जाने देते, वॉक नहीं करने देते, तो वो ये सारे मसाइल फिर पेशेंट की हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो ओबेसिटी और ज्यादा मसाइल का शिकार होती रहती हैं। ऑब्वियसली डिप्रेशन का शिकार भी इसी वजह से सबसे ज्यादा डिप्रेशन यही होता है कि देखिए जब आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपको और ज्यादा खुश रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, चीजों को और ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। वो सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो बेबी पे आ रहा होता है। लेकिन अगर हम अपनी यूजुअल एक्टिविटी भी छोड़ देंगे, रेस्ट करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल एक रूम में लिमिटेड हो के रह जाएंगे, तो फिर ये एंजाइटी और डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। ऐसे है। मैं ये आपको बताऊं कि हमारी 75% पेशेंट्स आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट करती हैं। और जो मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होती हैं, क्या बच्चे पे भी इफेक्ट होता है? बिल्कुल इफेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात है उन्हें मेडिसिन देनी पड़ती है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देनी पड़ती है, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट बेबी पे आता है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है अपनी तमाम पेशेंट से, मेरा ये मैसेज है कि प्लीज हेल्दी लाइफ गुजारें, खुश रहें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्लीप हैबिट्स। ये जो हमारा ट्रेंड टोटल चेंज हो गया कि रात को हमने लेट तक जागना है और सुबह सोना है।
उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट बेबी की हेल्थ पे आता है, क्योंकि बहुत से हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, ये रात को इनकी पीक्स आती हैं। अगर ये रिलीज नहीं होंगे तो फिर बेबी की ग्रोथ कैसे होगी, हमारे मूड स्विंग्स क्यों नहीं आएंगे। ये हार्मोन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेबी और मदर से रिलेटेड होते हैं। और इसके लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीपिंग आवर और प्रॉपर रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट का मतलब है कि साथ साथ हम हेल्दी एक्टिविटीज भी करें, अपना फिजिकल काम, घर का काम जरूर करें। लेकिन डॉक्टर सुंबल, ये जितनी भी मिथ्स हैं ये बहुत ज्यादा आप कह लें कि जड़ें पकड़ चुकी है हमारी सोसाइटी में, तो इसको किस तरह कम किया जा सकता है? इसको बस ऐसे ही कम किया जाए कि जब मेरे पास तो जब भी पेशेंट आता है तो मैं कहती हूँ कि अपनी मदर इन लॉ और हस्बैंड के साथ आओ। मतलब ये सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रेंड है कि आप सिर्फ पेशेंट से बात करें। देखिए हमारे मुल्क में पेशेंट कंसर्निंग उतना नहीं होता जितना कि पूरी फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट मदर इन लॉ है और हस्बैंड है। अगर उनको बात कन्वे हो जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि ऑपरेशन या डिलीवरी के बाद सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि अब आपने पानी नहीं पीना, पानी पिएंगी तो पेट भर जाएगा, दूध नहीं पीना क्योंकि रेशा पड़ जाएगा। और ये दोनों चीजों की डेफिशिएंसी के बाद की वजह से हर पेशेंट सेकंड और थर्ड डे सीवियर यूरिन इन्फेक्शन और बैकएक के साथ प्रेजेंट करता है। देखिए अगर आप लिक्विड इनटेक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जैसे आजकल के वेदर है, इतनी ज्यादा हीट है, गर्मी है, आप डिहाइड्रेट होते हो, उसमें आप ऑलरेडी लिक्विड इनटेक कम ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन तो होएगा। तो कितना लिक्विड इनटेक, पानी या दूध का कितना इस्तेमाल करना चाहिए? सब कुछ मिला जुला के लाइक अगर बेहतर है कि आप पानी, दूध, लस्सी, जूसेस, फ्रूट सब कुछ डाल के तकरीबन 2 से 2.5 लीटर तक लें, जिसमें 12 से 15 ग्लास आराम से बन जाते हैं। तो तभी आपके वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिलीज होंगे और आप हेल्दी फील करेंगे। बजाय वाटर इनटेक रिस्ट्रिक्ट करने के लिक्विड इनटेक को इंक्रीज करना चाहिए। और दूध बहुत जरूरी है। देखिए हमारा एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि जब ऑपरेट हुआ तो वो कमर में टीका लगता है। अब तो यूके में भी जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक पेशेंट को स्पाइनल में ही ऑपरेट किया जाता है। तो इसका कोई ताल्लुक बैकएक से नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि बैकएक होती है। मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर हमारी खवातीन दूध का इंटेक रेगुलर डाइट का जो इंटेक है वो अच्छा कर लें तो मेरे ख्याल से तमाम चीजें प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुंबल अफजल कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद थी। डॉक्टर सुंबल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और जितनी भी मिथ्स थी, जितनी भी तोहमात हमारे माशरे में मौजूद है और कहीं ना कहीं खातीन को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, उस पर हमने बात की है कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है और साइंस में इससे मुताल्लिक कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बाइसिकल एक ऐसी सवारी है जिसको चलाने का शौक ना यकीनन हर बच्चे के खमीर में रचा बसा होता है और बचपन से ही होता है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के बायस, सड़कों पर बढ़ती हुई ट्रैफिक के बायस साइकिल का जो इस्तेमाल है वो इंतहाई कम होता जा रहा है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साइकिलिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसे मनाने का मकसद माहौलियाती आलूदगी से पाक ज़राए आमदोरफ्त के बारे में शऊर उजागर करना और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत साइकिलिंग का जो पहला आलमी दिन था वो 2018 में मनाया गया था। और आलमी सतह पर डेनमार्क की मिसाल हमारे सामने भी है, जहां निस्फ आबादी साइकिल पर सफर करती हुई नजर आती है। साइकिल्स के लिए 12,000 किलोमीटर तवील ट्रैक्स बनाए गए हैं और सेहत के एतबार से देखा जाए तो जिस्मानी तौर पर फिट रहने के लिए साइकिल चलाने से बेहतर और कोई एक्सरसाइज नहीं है। जो बच्चे यहाँ पे बड़े सभी चला सकते हैं और कमसन बच्चों के लिए छोटी छोटी साइकिल्स मार्केट में आम दस्तयाब भी होती हैं, जिन्हें ये शौक पैदा करने के लिए खरीदा जा सकता है। और वजन कम करने के लिए भी साइकिलिंग एक अच्छी एक्सरसाइज करार दी जाती है, जबकि हमारे इंसानी मुदाफाती निज़ाम
साइकिलिंग से मजबूत भी होता है और मुख्तलिफ इकसाम की जो बीमारियां हैं हम उनसे भी बच सकते हैं। तो इतनी अफादियत के बावजूद साइकिल सड़कों से गायब होती हुई क्यों नज़र आ रही है हमें, और साइकिलिंग को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयशा अकरम है, नेशनल साइकिलिस्ट हैं और कई नेशनल मुकाबले अपने नाम कर चुकी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं आकिब शाह हैं, नेशनल साइकिलिस्ट हैं और कई मेडल और गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। आकिब, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, आयशा आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक है। आज आप लोगों का दिन है, साइकिलिंग का दिन है, तो इसको प्रमोट करना है हम लोगों ने, इसके बारे में बात करनी है। तो कैसा फील हो रहा है? मैं सबसे पहले आयशा आप ही से बात कर लेती हूँ। आज जैसे कि मनाया जा रहा है, आलमी दिन मनाया जा रहा है साइकिलिंग का, तो इसको प्रमोट करने के लिए आपको क्या लगता है मजीद हमें क्या क्या चीज़ें करने की जरूरत है? क्या एक ही दिन पर हमें रह जाना चाहिए इसको प्रमोट करने के लिए? नहीं, जितना हो सके हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। अब तो बहुत काम नज़र आता है सारा कुछ। साइकिलिंग बहुत कम हो गई है। हम तो प्रोफेशनल हैं, खेलते हैं। हमें इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि ये चीज़ क्यों कम से कम होती जा रही है। तो मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके हमें, पहले देखें, पहले ज़माने थे जब तो लोग चलाते थे साइकिल और फिट भी थे, तंदुरुस्त भी थे, बीमारियाँ भी कम थी, सब कुछ, ना किसी का पेट लटका होता था, ना कोई बीमार, ना कोई ज़्यादा बीमारियाँ। तो अब जितनी ये चीज़ कम होती जा रही है उतनी ही ज़्यादा देखें बीमारियाँ, सारा कुछ, फैट ज़्यादा मोटापा, तो हर चीज़ की, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हर चीज़ की बीमारी है। तो देखें जितना हम इस चीज़ को ज़्यादा करेंगे उतना हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है। अब तो पेट्रोल भी 210 रुपये लीटर हो गया। अब तो मैं कहती हूँ अब तो ये सबसे बेहतरीन मौका है कि आप बाइक से साइकिल पे आ जाए। बिल्कुल, और जो गाड़ी वाले भी ना वो भी मेरे ख्याल से अब साइकिल पे ही आ जाएंगे, जितना महंगा पेट्रोल हो गया है। आखिर आप क्या कहेंगे आज के दिन के मुनासबत से, और आपको क्या लगता है किन वजूहात की वजह से ये जो साइकिलिंग है ये बहुत कम होती जा रही है और हमें एक ही कह सकते हैं कि गायब ही हो गई है? बेसिकली जैसा कि फ्यूल प्राइसेस ऊपर हुई हैं और पेट्रोल सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऊपर गया, तो हर बंदे को साइकिल तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली जो साइकिलिंग है, साइकिल्स जो लोग चलाते हैं वो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर उसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। क्यों? आप गाड़ी नहीं खरीदते हैं, आप अगर गाड़ी नहीं खरीदेंगे आप उसकी इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे, फिर वो कहीं ना कहीं लगेगी नहीं और आपका खर्चा नहीं होगा, और उसके अंदर फ्यूल नहीं डलवाएंगे, तो ऑब्वियसली जब आप साइकिल पर शिफ्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। उसके बाद जब आप साइकिल पर शिफ्ट करेंगे आप बीमार भी नहीं होंगे, तो आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, वो खर्चा भी आपका बच रहा है। तो अल्टरनेटिवली आप देखा जाए और कि सबसे बढ़ के हमारी जो ये पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट जो खराब होता जा रहा है वो हमारा बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, तो ये बहुत एक जिसे कह लें कि आप इजी और हेल्दी एक्टिविटी है, तो इसको आप अगर अडेप्ट करेंगे तो आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, आप जिसे कह लें कि मेंटली तौर पे भी एक्टिव रहेंगे। आप अपने काम पर जा रहे हैं तो आप अगर साइकिल चला कर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक एक्टिविटी करके जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे अपने आप को। और दूसरा ये आप फ्यूल के पैसे बचा रहे हैं मोस्ट ऑफ ऑल, जैसे जो इस टाइम पे हर बंदे की टेंशन यही बनी हुई है कि पेट्रोल महंगा है। तो जो शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं, जिन लोगों के ऑफिस वगैरह करीब हैं, तो मेरा ख्याल है उन्हें साइकिल्स पर आना चाहिए। लेकिन अब होपफुली साइकिल्स इतनी महंगी ना हो जाएं कि लोग साइकिल से भी ये भी तो हो सकता है कि साइकिल्स महंगी हो जाए और वो भी हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? ऑलरेडी इतनी महंगी है। हम तो चूंकि प्रोफेशनल्स हैं, हम चूंकि प्रोफेशनली गेम करते हैं, तो हमारी साइकिल्स तो जैसे कह लें कि आप किसी को प्राइस बता दें तो वो समझता है कि यार ये खलाई साइकिलें हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। आज बता दें फिर कितनी महंगी होती हैं, ताकि हमारे जो मिथ्स हैं, ये जो हमारे देखने वाले उनको लग रहा होता है शायद ये बड़ी एक्सपेंसिव इतनी नहीं है स्पोर्ट्स और इसको कोई भी अडाप्ट कर सकता है। आप इसे कह लें कि जो प्रोफेशनल एक अगर रेस रेडी बाइक है उसे आप एक तरह की सिविक ही कह सकते हैं। ओके, ठीक है। क्योंकि अगर आप व्हील्स को देखा जाए तो वो व्हील्स आपके स्टार्ट होते हैं तकरीबन 2.5-3 लाख से। ठीक है, तो वो अप टू जितना आप कर सकते अच्छे ब्रांड की तरफ जाएंगे उतने महंगे वो होते जाएंगे, उतनी उनकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी। तो अगर इस टाइम अगर आप नेशनल लेवल पर भी अगर खेलते हैं तो वो मेरा ख्याल है एटलीस्ट 7 से 8 लाख की तो वो साइकिल होती है एटलीस्ट। तो इंटरनेशनल लेवल को तो छोड़ दें, क्योंकि हम अभी हमारे इतनी वसाइल नहीं है कि हमारी कंट्री हमें वो उस तरह की साइकिल्स प्रोवाइड कर सके। लेकिन अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो 20-25 लाख की साइकिल होती है जो कि आप कंपटीशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और वो UCI के स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो आती हैं।
लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में हैं तो हमें अपने हिसाब से चलना है, तो जितनी बेस्ट हमें मिल सकती है हम उनको चलाते हैं। बट यही है कि समटाइम्स कोई ना कोई पूछ लेता है कि यार ये साइकिल कितने की है, आप ये क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो जब हम बताते हैं तो वो कहते हैं यार पागल हो तुम, इतनी महंगी साइकिल चला रहे हो। और वो फिर आपको ये भी मशवरा देते होंगे इतनी महंगी साइकिल चलाने हाँ। के बजाय तुम गाड़ी क्यों नहीं ले लेते। तो ये भी मशवरे आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट है, आपका ये पैशन है और आप लोग ये कर रहे हैं और बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको प्रमोट भी करना चाहिए। आयशा, आप कब से साइकिलिंग कर रही हैं? मैं प्रोफेशनली तो 3 साल हो गए हैं। वैसे मैंने स्टार्ट स्कूल लेवल से की है। अच्छा। तो मैंने स्कूल लेवल में भी काफ़ी मेडल्स जीते हैं। उसके बाद कॉलेज में, फिर कॉलेज से आगे आके मुझे फाइंड करने वाले, मेरा टैलेंट फाइंड करने वाले कोच मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने काफ़ी मुझे प्रमोट किया, ट्रेनिंग हार्ड करवाई, इस लेवल तक लेके गए कि मैं नेशनल खेली मैंने, उसमें मैंने 3 सिल्वर मेडल भी लिए। उसके अलावा जो और मेरी हार्ड लक ये हो जाती है कि जब मेरी नेशनल आती है, अब मैं स्टडी भी करती हूँ। अच्छा। 2 नेशनल मेरी इस तरह थोड़ी सी चली गई है मेरे हाथ से कि मेरे एग्जाम्स हो जाते हैं फाइनल। तो वो फिर स्टडी और इस चीज़ को साथ साथ लेके चलना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर जो भी होता है इंसान के लिए बेहतर होता है। फिर भी मैं अपनी फुल एफर्ट करती हूँ, टाइम निकालती, क्योंकि जब पैशन हो जाए तो वो टाइम खुद ब खुद आपका निकलता है। ट्रेनिंग करती हूँ, अच्छे से अच्छा चलाने की, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ और ख्वाहिश भी रखती हूँ कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ किसी भी और कंट्री में। और मैं तो रिक्वेस्ट भी करूँगी अपनी जो है हुकूमत है या हमारे जो स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग हैं जो साइकिलिंग फेडरेशन में है, उनके सेक्रेटरी वगैरह से कि हमें इस चीज़ में प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि जितना हम तो हैं भी वीमेंस हैं, किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मेन की निस्बत ना वीमेंस को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हम इसी चीज की उम्मीद रखते हैं उनसे कि वो जितना हो सकता है हमें प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जो है ना आगे जाएं, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बिल्कुल ऐसा ही है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं आपसे आकिब जानना चाहूँगी, थोड़ी से वसाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या आप लोगों को चीज़ें अभी भी दरकार हैं, कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि इस पर काम होने की अभी भी ज़रूरत है साइकिलिंग के फील्ड में? देखें, जब मैं बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन की ग्रूमिंग होती है, नेशनल कैंप्स जब लगते हैं, आप इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए जब प्रिपरेशन करते हैं, फिर आपको कोचेज़ मिलते हैं, डाइट मिलती है, तो वो सबसे एक बेसिक जिसे कहने नीड है वो एक स्पोर्ट्समैन की, डाइट एंड पार्ट्स। तो वो अगर साइकिलिंग के अंदर आप देखें, हमारे कैंप्स जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। लास्ट टाइम जिस तरह के हमारे कैंप्स लगे थे, अब उस तरह के एक्टिव कैंप्स नहीं हैं। मे बी कोई हमारे वसाइल का मसला है या कुछ, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में स्पेशली इसको नज़र में रखना चाहिए कि जो प्लेयर्स हैं अगर उनको कैंप्स नहीं मिलेंगे तो वो इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर सकते। देखें, अगर आप डिपार्टमेंट के अंदर हैं, किसी प्रोफेशनल इदारे की तरफ से खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से सपोर्ट है, आपको सैलरी मिल रही है, आप हर चीज़ आपको वो इदारा प्रोवाइड करता है। लेकिन बीइंग इन प्रोविंशियल लेवल, अब जैसे कि आप हमें देख लें, हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से खेलते हैं, प्रोविंसेस की तरफ से खेलते हैं, तो वो हमें टोटली जो एसोसिएशंस के ऊपर और अपनी पर्सनल जो हमारी सेविंग्स होती हैं या जो अर्निंग्स होती हैं उन पर डिपेंड करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को अगर प्रॉपरली देखा जाए तो प्लेयर की ग्रूमिंग तभी होगी कि अगर उसको प्रॉपरली मतलब कैंप्स प्रोवाइड किए जाएं, उनकी डाइट को मैनेज किया जाए। अभी हमारी जो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ एशियन ट्रैक चैंपियनशिप के लिए जो इंडिया में हो रही है, तो इंशाल्लाह 15 को हमारी रवानगी है। अब हमारा कैंप लगा हुआ है इसके अंदर, तो जितना हो सकता है हमारी फेडरेशन एसोसिएशन हमारे लिए मैक्सिमम एफर्ट्स कर रही है, बट वो उस लेवल पर नहीं है क्योंकि ऊपर से उस तरह की फंडिंग नहीं है जिस तरह पहले होती थी। लास्ट टाइम आपने रिसेंटली सुना होगा कि प्लेयर्स को फारिग कर रहे हैं, उनको जॉब से हटा रहे हैं, ये वो। तो देखें, जब अच्छे प्लेयर्स तभी आएंगे जब वो पुराने प्लेयर्स को देखेंगे कि यार उनका कोई फ्यूचर है। अब अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यार यहाँ पर हमने करियर बनाना है, तो करियर के लिए हमें फ्यूचर नज़र आना चाहिए कि यार आज से 5 साल बाद मैं इस लेवल पर होऊंगा या मैं इंटरनेशनली खेल रहा हूँ। जाहिर सी बात है, आप प्लेयर तब बनते हैं जब आपको एक्स्ट्रा अर्निंग का, प्लेयर्स भी एक तरह के स्टार्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनका भी शौक होता है कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। और सबसे बड़ी तो अचीवमेंट प्लेयर के लिए यही होती है जब इंटरनेशनली आप मेडल लेते हैं और आपका कौमी तराना जब होता है, तो वो एक जैसे कह लें कि आपकी धड़कनें तेज करने वाला मोमेंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। और ये मेरी जैसे कह लें जब से मैंने साइकिलिंग शुरू की है, तो मेरे दिल के अंदर एक जगह पे ना एक मजबूत सी ख्वाहिश है कि मैं इंटरनेशनली जो है वो अपने मुल्क के लिए कोई मेडल बाहर से लेकर आऊँ, ताकि जैसे कह लें यही मेरी लाइफ की अचीवमेंट होगी। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं बाहर जो है अपने लिए मुल्क के लिए
मेडल लेकर आ सकूं। इंशाल्लाह। चले, आपने अगर ये ख्वाहिश रखी हुई है तो इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश पूरी भी होगी। तो आयशा, आपको क्या लगता है लड़कियां कितनी ज़्यादा तादाद में इसकी तरफ आ रही हैं? रुझान है लड़कियों में कि वो साइकिलिंग करें आके? जैसे आकिब भाई ने बात की है, सेम वैसी के जब उनको वसाइल नजर आएंगे, जैसे आपको पता है लड़कियों का थोड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ आना, और ये तो है भी इतनी हार्ड गेम है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है हर चीज़ में। तो ऊपर से सबसे बड़ी बात, आपको स्पोर्ट होना चाहिए, घर वालों का, आपका अपना स्पोर्ट। और जो है ना, जिसको जुनून होता है वो कहीं किसी तरफ कुछ भी नहीं देखता। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उनका काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि उनका काफ़ी ज़्यादा जो है ना, उनकी नज़र है कि हम इस चीज़ में आएँ, हम इस चीज़ में आगे जाएं। कंपटीशन लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो जितना कंपटीशन होगा उतना ही जो है ना हम प्लेयर्स के लिए बेहतर है, क्योंकि उतने ही ज़्यादा प्लेयर्स अच्छी तादाद में आएंगे, उतने ही ज़्यादा मौके मिलेंगे कि हम लोग जो है ना अच्छा परफॉर्म करें और अपनी कंट्री के लिए अच्छा परफॉर्म करें। जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा उतने ही हम लोगों के लिए फ़ायदे हैं। लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी हार्डनेस भी जो है ना फेस करनी पड़ती है। लेकिन हम लोगों को भी, जैसे आकिब भाई ने बोला कि हमें जो है ना अपनी पर्सनल अर्निंग जो हम करते हैं उसमें से हमें जो है ना खर्च करना पड़ता है अपने पे, क्योंकि इतनी हार्ड गेम है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको डाइट चाहिए होती है, फिर साइकिल चाहिए होती है। डाइट नहीं होगी तो साइकिल चलाने का कोई फायदा नहीं है, इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए फिर वो हम जितना हो सकता है हम लोगों से, तो हम अपने पैसे सेव कर करके, तो घर से भी अब ज़्यादा कितनी कुछ सपोर्ट हम कर सकते हैं। अब हम इंडिपेंडेंट थे पहले, अब हम डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं करें। और इंशाल्लाह आप लोग की जो एफर्ट्स हैं, ये जो कोशिशें हैं, ये ज़रूर रंग लेकर आएंगी और इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। आकिब शाह और आयशा अकरम नेशनल साइकिलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आकिब, आपका भी बहुत शुक्रिया और आयशा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज के दिन यहाँ पर आए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। जनाब, साइकिलिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है और उस हवाले से हमने बात की कि किस तरह हम साइकिलिंग को मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं और मज़ीद क्या क्या इकदाम हमें करने की ज़रूरत है। और जिसके यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। तो आज कल लाहौरियों का ही नहीं बल्कि सारे पाकिस्तानियों का एक ही बड़ा मसला है, वो है महंगाई का। हमने देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने का जो सिलसिला है वो इस वक्त शुरू हो चुका है और महंगाई के हर शोबे जिंदगी पर वार जारी है। महंगाई के इस दौर में पढ़ना लिखना भी आसान नहीं रहा है। कॉपीज और किताबों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला मकामी कागज फिर महंगा हो गया है। मकामी पेपर मिल्स की जानिब से कागज की कीमतों में 15 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है और तालीमी कुतुब की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला जो मकामी कागज है वो 225 रुपए फी किलो का हो गया है। पेपर की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद एक जानिब पब्लिशर्स, कॉपी मैन्युफैक्चरर्स समेत उर्दू बाजार के जो ताजर हैं वो उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ गई है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वालिदैन और तलबा इंतहाई परेशान हैं और पाकिस्तान में जहां पहले ही लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है वहां ऐसे फैसले जो हैं वो सूरत हाल को मज़ीद ख़तरनाक बना रहे हैं। और पेपर की कीमतों में इजाफा क्यों किया जा रहा है, इससे जो शोबा तालीम है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खामिद सईद भट्ट साहब हैं, मेंबर हैं ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफ अदीब जावेदानी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। काशिफ साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और भट्ट साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले भट्ट साहब आप ही से बात कर लेते हैं। कागज़ दोबारा से महंगा हो गया है जो ये यूज़ होता है स्कूल के लिए, और शोबा तालीम पर भी इस वक्त महंगाई के वार जारी हो सारी हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसकी ज़रूरत थी कि दोबारा से इसको महंगा किया जाता? ये तो आपने अभी जो 15 रुपये किलो इजाफा होगा उसके मुतालिक बात की जी। ये गुज़श्ता 6 माह में इसको इन्होंने 115 से 225 तक कर दिया और इसी महीने में जो ये गुज़श्ता माह गुजरा है इसमें 32 रुपये किलो इजाफा किया और ये पूरा जो लूट मार है ये पूरा एक पेपर माफिया है। इससे पहले भी मैं आपसे इस प्रोग्राम में
क्योंकि BCCI की जो पेपर बोर्ड कमेटी है उसका भी कन्वीनर हूँ जी और 25 साल से लाहौर चैम्बर की कमेटी का भी कन्वीनर हूँ। ऑन दैट प्लेटफॉर्म जो है इस पे मैं लोकल मिलों का जो कार्टल है और लूट मार है और अंडर इनवाइसेस है और उसके बाद जो प्रोडक्शन में ये घपले करते हैं कि ये सारी चीज़ों पे काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट थी वो तो कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं थी। लेकिन अब जो है अगर इन्होंने ये जितना माफिया है इसको कंट्रोल ना किया तो आई थिंक ये भी उसी तरह ही उन्हीं मसाइल में घिरी रहेगी। सबसे पहले तो यही है कि इस माफिया को आपने कंट्रोल करना है। कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है रेट बढ़ाने की। पहले ही इन लोगों को नियर अबाउट 60 to 65% इम्पोर्ट पे प्रोटेक्शन है। अच्छा जब इंटरनेशनली आपको पता है कि डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी जब होगी तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी होंगी। उसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटी, बल्कि जो दो बड़ी मिलें हैं सेंचुरी और पैकेजेस, ये सारा साल इन्होंने बाकायदा एक अमला रखा हुआ है जो इम्पोर्टेड आइटम्स जो है ना पेपर के हवाले से, जो कि मैं समझता हूँ असेंशियल आइटम होनी चाहिए क्योंकि सारे मुल्क की बच्चों की तालीम का मसला बिल्कुल ऐसे ही है। उसके पीछे लगे रहते हैं और ब्रीफ केस लेके इस्लामाबाद बैठे रहते हैं कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस और ड्यूटीज़ लगें और जो गैप मिले फ्रॉम उसका इम्पोर्टेड आइटम पर, क्योंकि इनकी तो जो मेयार है स्टैंडर्ड है जो ये बनाते हैं इंटरनेशनली बिक ही नहीं सकता। तो ये इन्होंने हमारे ऊपर ही जुल्म करना है और ये विदाउट जस्टिफिकेशन ये रेट बढ़ाते हैं। अच्छा उसका कोई जवाब भी नहीं होता और इसको सिर्फ ये वजह है कि जब ये बोर्ड्स की सप्लाई होती है तो शॉर्टेज क्रिएट होती है। आपको पता ही है जबकि किसी चीज़ पे शॉर्टेज होगी तो इन्वेस्टर भी घुसता है, तो ऑटोमेटिकली जब माल नहीं मिलेगा तो जिस रेट पे और जिस क्वालिटी का मिल रहा होगा ऑब्वियसली फिर वो लोग उठाते हैं उस चीज़ को। निकाशी साहब आपसे पूछना चाहूँगी, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो हमारी शोबा तालीम है वो बहुत क्राउड का शिकार है, उस पर इतनी हमारी तवज्जो नहीं है, ना अव्वलीन तरजीह उसको समझी जाती है। अब इस तरह की जब प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेंगी और बार बार ये जो पेपर्स के पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, तो मजीद नहीं ये क्राउड का शिकार हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये जिस तरह खामिद साहब ने बात की है, हम तो ऑलरेडी शिकार हो चुके हुए हैं और ये आज से नहीं हो चुके, ये कोरोना के दिनों से हुए हैं। हाँ जी। हमारी जो बुक की जो प्राइस है और जो हमें प्राइवेट स्कूल्स में जो मिलती है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। अच्छा। मतलब आप देखें कि जो पब्लिशर्स एसोसिएशन है उन्होंने इसमें डबल इजाफा कर दिया है जो हमें अब किताब मिलती है और उसके बहुत ज़्यादा मुहर्रिकात है। एक तो टैक्सेस भी हैं सही, और ऊपर से जिस तरह पेपर आपने कहा अभी महंगा हो गया, मजीद इसका बोझ हम पे ही पड़ेगा और स्कूल वालों को ये बुक्स महंगी देंगे। हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है तकरीबन पंजाब में देखा जाए तो 1,25,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं। ठीक है। जिसमें 90% वो स्कूल है जिनकी फ़ीस स्ट्रक्चर 500 से 2,000 है। जी। इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सैलरीड पर्सन के हैं, जो काम करने वाले हैं उसके हैं। अब जब ये पेपर महंगा होता है या बुक्स महंगी होती है तो उनका इफेक्ट डायरेक्टली उसमें पड़ता है। अब वो ये कहते हैं कि पेरेंट्स ने जब ये बुक्स अभी कोरोना में जब महंगी हुई है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ से बुक्स लेना कम कर दी थी, उन्होंने पिछली बुक्स को प्रेफर किया। अच्छा। उन्होंने ये कहा जी हम अभी पैसे नहीं दे सकते, हमारे को हम क्योंकि सैलरीड पर्सन है तो हमें अभी बुक्स की जो इतना महंगा आपने पैकेज जो पहले 2,000 का था अब 4,000 का कर दिया गया है और वो पब्लिशर्स की तरफ से किया गया। पब्लिशर से पूछे वो कहते हैं हमें गवर्नमेंट कोई नहीं रिलीफ देती है। अब जब बुक्स महंगी होती हैं तो बच्चे के जो हाथ में जो किताब है वो भी एक महंगी जाती है। बिल्कुल ऐसी है जी। और महंगी किताब यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी जो हमारी इस मुल्क में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो अब बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। तो अब ये सिलसिला जो कोरोना से शुरू हुआ था इसमें ये पिछली कहानी ऐसी है कि जो गवर्नमेंट ने एक SNC के नाम से शुरू की थी काम, जो SNC तो एक अच्छा नारा तो था लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है पंजाब में वो तो ना होने के बराबर थी और उसने सबका सत्यानाश कर दिया। उसमें हमारा भी बेड़ा गर्क हुआ है, इसमें पब्लिशर्स का भी बेड़ा गर्क हुआ है। उनको करोड़ों रुपए का टीका लगा, जो पुरानी बुक्स पड़ी हुई थी उनकी वो ज़ाया हो गई हैं। नए SNC के मुताबिक जब उन्होंने छापी हैं उधर भी उन्होंने बुक्स की जो है वो ज़्यादा कर दी प्राइस। गवर्नमेंट ने इनके ऊपर फी बुक 1 लाख से 1.25 लाख रुपया टैक्स लगाया हुआ है जब SNC को प्रूव करने के बुक का। जब ये टैक्स लगता है उनके ऊपर पब्लिशर्स के ऊपर तो वो हम पर मुंतकिल करते हैं। अब वो जो एक टैक्सेस जो गवर्नमेंट का लगा हुआ है प्लस जो पेपर की जो कॉस्ट जो बड़ी है वो सारा हमें बेयर करना पड़ता है। एक प्राइवेट स्कूल को जहाँ पे एंड रिजल्ट तो यहाँ से तो उन्होंने हमें ही देना है ना स्कूल वाले बच्चों को। ऐसे ही है। तो जब हम जाते हैं पेरेंट्स के पास वो कहते हैं जी हमारे पास इतना गुंजाइश नहीं है, हम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का जब रोल है उसमें हम उनसे गवर्नमेंट से जब हमने बात की है वो कहते हैं जी हमने तो अब टैक्सेस लगा दिए, रूल बन गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये ऐसा साइकिल बना, विशियस साइकिल जो है गवर्नमेंट का पब्लिशर्स का हमारा एक बना हुआ है कि हमें तो अवेलेबिलिटी बुक्स की टाइम पे भी नहीं होती।
अब जो इतने ज्यादा 1,25,000 स्कूल हैं, गवर्नमेंट के पास तो ये कैपेसिटी भी नहीं है कि हमें वो ऑन टाइम वो प्रोवाइड करें। अपने ये 48,000 स्कूलों को नहीं ये प्रोवाइड कर सकते बुक ऑन टाइम जो है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कई ऐसे पब्लिशर्स, आपको हैरत की बात बताऊं, जब यहाँ पे पेपर महंगा हुआ था तो पब्लिशर्स ने चाइना से और दूसरे ममालिक से अपनी पब्लिकेशन भी शुरू कर दी हुई थी। कॉस्ट कटिंग के हवाले से वहाँ पे कॉस्ट बहुत ही कंसिडरेबल कम पड़ती थी और वहाँ से अपने बुक्स को यहाँ पे लाके वो बेच रहे थे। तो पब्लिशर्स ने ऐसा भी काम किया है कि इतने टैक्सेस और कागज की कीमत बढ़ने की वजह से बाहर के वज़ारे मुबादला हमारा बाहर भी जाना शुरू हो गया। मतलब वो एक चेन जो है पूरी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है सिर्फ एक चीज की वजह से। तो ये माफियाज को किस तरह फिर बट साहब हम इस पे काबू किस तरह पा सकते हैं? जैसे शुगर माफिया, ये आपको पीछे आटा का था, शुगर मसला था, इसी तरह पेपर का माफिया। सही। बेसिकली इसमें डॉक्यूमेंटेड सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है रद्दी वगैरह तूड़ी वो तो कोई चेन बनती नहीं है। तो उसमें एक सेंचुरी है, एक पैकेज। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर 400 रुपये से ऊपर इम्पोर्टेड पड़ रहा है किलो पर कागज, तो ये उसकी देख के शॉर्टेज ये भी 400 के करीब अपना बेच रही हैं। अच्छा। और उसके बाद जो दूसरी मिलें हैं जिसको आप इसमें फ्लाइंग है, प्रीमियर है, मडियाली है, डबल है, हरसम वगैरह, इन्होंने कार्टेल बनाया हो। जब आपको डिमांड पूरी करनी है, शॉर्टेज क्रिएट है, टेक्स्ट बुक बोर्ड की सप्लाई है, ये एक माह में 32 रुपए किलो उन्होंने इजाफा किया। 30 तो पेट्रोल हुआ है ना, पूछने वाला नहीं है, यही है सिर्फ आप करने वाला नहीं इसके बाद ये करते हैं कि अगर 10 ट्रक निकले हैं रोज के तो 2 ट्रक शो करते हैं। प्रोटेक्शन भी अपनी जो टैक्स और सेल टैक्स और ड्यूटीज टैक्सेस उस पर भी घपला करते हैं। और उसके बाद ये अंडर इनवाइसिस जो आपकी जो इनवाइसिस बनाते हैं, अगर 200 रुपये या 225 का कागज मार्केट में मिल रहा है तो ये लोग 120 110 की इनवाइस काटते हैं। ये सीधा सीधा तजाद है। तमाम अदारे आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं हमजा साहब से बात कर रहा हूँ कि ये आप कम अज़ कम ये तो चेक करें ना अदारे कि 120 की इनवाइस डिस्ट्रीब्यूटर को आ रही है और 225 बाजार जिसने भी कर रहा है, क्योंकि जैसे इन्होंने अभी बताया कि एंड यूजर पे ही सारा कुछ पढ़ना है। और जो पेपर है ना वो तो आपकी एसेंशियल आइटम होनी चाहिए, क्योंकि गरीब के बच्चे ने भी पढ़ना है और अमीर के बच्चे ने भी पढ़ना है। तो इसलिए इनका मैं समझता हूँ सिस्टम अभी तक तो सेट नहीं हो रहा। ये ने बाकायदा मीटिंग आनी चाहिए। वहीद आलम MNA साहब हैं, हमारे मेंबर हैं, हमजा साहब को उनसे कंसल्ट करना चाहिए और इनको कम अज कम ऑन बोर्ड लेना चाहिए कहाँ घपला हो रहा है। और इन लोगों ने तो हद कर दी है लूट की। फिर बिजली चोरी है, गैस चोरी है, हर चीज इन्हीं के नाम है और ये अज खुद ही कीमतें बढ़ा रहे हैं। कार्टेल है ना, जब आपको माल नहीं मिलेगा तो आप तो अपने जो रेट लगाएंगे वो लेना पड़ेगा। और ये चेक एंड बैलेंस का अगर ये नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा बोझ गवर्नमेंट के नाम पड़ेगा। काशिफ साहब, आपको क्या लगता है, पहले ही कोरोना के दिनों में हमने देखा कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ के गए और लाखों की तादाद में स्कूल्स भी शट डाउन हुए हैं। तो इस तरह का जो माहौल बन जाएगा जिसमें हमारी तालीम को लिया ही नहीं जाएगा प्रायोरिटी पे, तो मजीद नहीं हमारा नुकसान होगा और बच्चे घर नहीं बैठ जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तालीम किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही नहीं। जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारा लिटरेसी रेट जो है इवन के एशिया में सबसे कम है। और दुनिया की बात करें तो हम तो पता नहीं कितने नंबर पे हैं, 125 या 26 पे जा रहे हैं और लोएस्ट इन द रीजन है और लोएस्ट वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड जो है। अच्छा, इसमें इंक्रीज भी नहीं हो रहा। मसला तो ये है कि कोई कह रहा है कोई पॉलिसी है, यहाँ पे तो एजुकेशनल पॉलिसी नहीं कोई है हमारे यहाँ पे। पिछली गवर्नमेंट ने सिर्फ SMC के नाम पे पॉलिसी दी थी और वो भी फेल हो चुकी है। अब इस जो करंट गवर्नमेंट आई है इसमें हमने भी उनसे अब बात, अभी जो मिनिस्टर जो आएंगे नए जो एजुकेशन के, इसी वाले से हमने उनको मैसेजेस भिजवाए कि हमने इस पे बात करनी है। हमारी बुक्स की प्राइस के ऊपर भी तहफुज़ात है। सही। जो जिसकी वजह से कागज की वजह से जो महंगा हो, पेट्रोल की वजह से मजीद महंगा हो जाएगा और जब हम छुट्टियों के बाद आएंगे तो हमें पता चलेगा इसमें मजीद इजाफा हो चुका होगा। तो हम इसमें ये चाहते हैं कि टैक्सेस जो है वो कम हो, इसमें जो लोअर जो मिडिल क्लास है और जो इसको अगर रिलीफ देना है इन्होंने बजट में, हम ये चाहेंगे अब बजट आने वाला है कि इसमें बजट में हमें रिलीफ दिया, जो पेपर्स को जो खास कर है उसमें ये इसमें रिलीफ दिया जाए कि बुक्स की कीमत कम हो। पब्लिशर्स को बिठाएं, स्कूल वालों को बिठाएं, मर्चेंट एसोसिएशन जो इनको बिठाएं, कागज वालों को, तो एक मिल के एक बैठ के कोई लायामल तय करें कि हमने तालीम के लिए कुछ करना है कि नहीं करना। लाखों बच्चे और हज़ारों स्कूल बंद हो चुके हैं जिस तरह आपने कहा कोरोना में, और मजीद बंदिश का शिकार है क्योंकि अभी इकोनॉमिक पॉलिसी का कुछ कंफर्म नहीं हो रहा कि हमारी इकोनॉमिक्स कहाँ पे जाएगी और हमारी एजुकेशनल पॉलिसी कहाँ पे जाएगी। तो इसकी वजह से हम भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और जो पब्लिशर्स हैं उनसे अगर हम बात करें कि यार हमें रिलीफ दे, वो कहते हैं गवर्नमेंट हमें रिलीफ देगी तो हम आपको रिलीफ। लेकिन गवर्नमेंट तो ऐलानात करती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, आम आदमी के लिए ही काम कर रहे हैं।
देखिए जब वो नजर आएगा रिलीफ तो हम आके आपके प्रोग्राम में बताएंगे और नारे लगाएंगे कि रिलीफ मिल गया हमें। लेकिन जब तक वो होगा नहीं उस वक्त तक हम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको बताएंगे कि हम भी यहाँ पे बैठे, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे। अगर 1.25 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल है तो उसमें सैकड़ों 2-2.5 करोड़ बच्चा पढ़ता है पंजाब में प्राइवेट स्कूल में। इनको शायद ये फिगर का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे कितना हुजम है। इनकी गवर्नमेंट सेक्टर से हम 3 गुना ज़्यादा हुजम है हमारा, जिसमें टीचर्स भी हमारे 3 गुना ज़्यादा हैं, स्कूल्स भी और स्टूडेंट्स भी हैं। हाँ जी। अगर इनके ऊपर ये करेंगे तो इनका, अगर प्राइवेट सेक्टर को नहीं देखेंगे तो इनका जो एजुकेशन ये जो है सारा फिनोमेना है ये कोलैप्स कर सकता है ये। और अगर आप तालीम सस्ती नहीं करेंगे, बुक अगर किताब सस्ती नहीं करेंगे, इसी तरह बच्चे चाइल्ड लेबर का भी शिकार हो रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उनके वालिदैन जो हैं वो बुक्स की जब अफोर्डेबिलिटी नहीं होती वो अपने बच्चों को कामों पे डाल देते हैं। ऐसे ही, हाँ जी। तो जब वो कामों पे, हमारे चाइल्ड लेबर भी एशिया में एक किस्म का बड़ा तेजी से बढ़ रहा है हमारे पाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट को सारे मुहरिकात को देखना है कि सिर्फ एक किताब अगर आप किसी से दूर करते हैं, बच्चे इसमें बेराह रवि का भी शिकार होते हैं, जराइम के पास भी जाते हैं और फिर ये चाइल्ड लेबर की तरफ भी जाते हैं और पेरेंट्स का रुझान भी होता है हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो छोटा सा जो फैसला गवर्नमेंट का, सस्ती तालीम करें और इसमें आप देखें कि इंशाल्लाह ताला बूम भी आएगा, इकोनॉमिक बूम भी आएगा और इसमें आपका एजुकेशनल बूम भी आएगा। और हम भी यही चाहते हैं, इसकी वजह से ये तमाम तर जो गुफ्तगू है, ये सेशन आप लोगों के साथ हम रखते हैं। लेकिन बट साहब जो ये चीज़ें हैं, आप कब से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? आपकी किसी से बात होती है हुकूमती नुमाइंदे से? ये जितनी भी चीजें आप हमें बता रहे हैं कि ये माफियाज है, ये काम कर रहे हैं, उनको आप लोगों ने एलैबोरेट किया? मैंने बताया 24 साल से 25 साल से मेरी कमेटी है। मैं 3 दफा एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर चैम्बर और 5-6 दफा मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर FBCCI। तो इन प्लेटफॉर्म से जब ऑफिशियल्स को बताया जाता है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन कह रहे हैं तो इन्हें चाहिए। लेकिन जो माफिया है ना, जहाँ तक पहुँचना है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो अपना काम दिखा देते हैं। अच्छा। मैं इसलिए हमजा साहब से गुजारिश करूँगा कि इस पे एक्शन लें। कि बहुत बुरा इंप्रेशन जा रहा है, जो माफियाज को आप कंट्रोल नहीं करेंगे। और इसमें मैं बता रहा हूँ छोटी सी बात, जो रिसाइकल मिले हैं ना, जो यहाँ वैसे ही बनाती हैं, बड़ा लोएस्ट कागज़, क्योंकि न्यूज़पेपर जैसे आपका भी पेपर निकलता है तो वो 200 रुपये केजी तक चला गया ऊपर। इनका जो 70-80 रुपये केजी आम बिकता था, ये 200 रुपये बेचना शुरू कर दी। को पूछने वाला नहीं, इनकी इनवाइस ही चेक कर लें, या कम से कम मार्केट में बिक रहा है तो उन्हें पकड़ें जो बेच रहे हैं 200 रुपये केजी, तो आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा। जब आप एक्शन नहीं लेंगे, किसी को बुलाएंगे नहीं, और मैंने तो हर प्लेटफॉर्म, प्राइम मिनिस्टर से लेके FBR के चेयरमैन और जितने भी आते हैं, आज आपके प्रोग्राम के हवाले से फिर दोबारा पिछला प्रोग्राम भी किया था, तो व्हाई डोंट दे टेक एक्शन? मैं तो कह रहा हूँ वी आर रेडी फॉर मीटिंग। आपकी गुफ्तगू से लगता है कि ये माफिया ये अभी का नहीं है जो एक्टिव है, ये बहुत पुराना है। कोई डर ही नहीं है उन्हें। देखिए ना, विद इन मंथ 32 रुपए किलो आपने बढ़ाया, जस्टिफिकेशन क्या है? ये छोड़ दें। बेसिकली तो इम्पोर्ट पे ये होता है कि लोकल मिलों को प्रोटेक्शन देने के लिए इम्पोर्ट पे कदगन लगती है। 65% आपको प्रोटेक्शन मिल रही है इम्पोर्टेड पे। आज वो उठ जाए ना तो ये अपने तकड़ी बट्टे उठा के तो ये घर में चले जाए, क्योंकि इनका इतना इन्फीरियर कागज है कि इंटरनेशनली नहीं बिक सकता। और उसकी प्रोटेक्शन के बावजूद ये देखते हैं वहाँ रेट बढ़ गया है तो ये लूट मार शुरू कर देते हैं। हुकूमत को जिस तरह आटे का और चीनी का कर रही है ना, व्हाई डोंट इसको पेपर का क्यों नहीं कर रही? और इसमें इतना इन्होंने माल बनाया, बिलियन ऑफ रुपीज मंथली ये कमा रहे हैं। गवर्नमेंट के बिलियन ऑफ टैक्सेस। और जैसे उन्हें बताया है कि 10 गाड़ियों की प्रोटेक्शन है और 2 गाड़ियां शो करते हैं, कैसे होगा? ये तो गवर्नमेंट के इदारे देखें, इसमें टैक्स बोर्ड भी शामिल है, वो करप्शन में शामिल है। जब ये इन्होंने टेक्स्ट बुक बोर्ड में माल सप्लाई करना होता है तो वो जाहिर है उसमें शॉर्टेज आती है, और उसमें ये करते हैं फौरी तौर पे रेट बढ़ा देते हैं मार्केट में, वो टेंडर ले लेते हैं, शॉर्टेज क्रिएट होती है तो यहाँ भी महंगा बेचते हैं। इसके अलावा एक और मैं चीज़ जो इन्होंने भी बात की कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पैसों से, अवाम के पैसों से फ्री कॉपीज और बुक्स जो मियाँ साहब के पिछले दौर में था, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको ड्यूटी फ्री मंगवा के, एक तो ड्यूरेबल होगा और दूसरा लोकल मिलों पे लोड नहीं पड़ेगा। जब आप यहाँ से माल उठाते हैं तो ऑटोमेटिकली शॉर्टेज क्रिएट। एक और ये गबला करते हैं, अच्छा। जिन दिनों में मतलब डिमांड नहीं रहती ना, ये अपनी प्रोडक्शन आदि कर देते हैं, फिर भी शॉर्टेज क्रिएट करते हैं ताकि लोग एडवांस पेमेंटें जमा कराएं, हमारे लाइन लगा के रखें और हमारी मौज रहे। मतलब लेकिन घपले पे घपला और घपला। बस ये गवर्नमेंट, अब तो मैं हमजा साहब से और शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये माफियाज को पकड़ें, छोड़ दें बाकी जो भी रेट होते हैं, इनको पकड़ेंगे तो सारा काम ठीक हो जाए। काशिफ साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपको कितनी उम्मीदें हैं ये नई जो हुकूमत आई है इससे?
देखिए जी, उम्मीदें तो हमें पिछली से भी थी और हर से ही होती है, लेकिन ये है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें मायूस होना, हमारा दीन भी कहता है कि आप मायूस नहीं होना। तो इंशाल्लाह करेंगे, इसमें हम वर्किंग कर भी रहे हैं। अच्छा। और इनसे हम बात भी करेंगे जो अरबाब इख्तियार है। लेकिन मैं जो खामिद साहब की एक बात को कंटिन्यू करते हुए कि जो पेपर की क्वालिटी जो सब स्टैंडर्ड है, जी जी, ये बड़े अरसे से गवर्नमेंट के स्कूलों को बच्चे की जो किताबें फ्री दी जाती हैं गवर्नमेंट स्कूलों को, उसमें बहुत ही सब स्टैंडर्ड पेपर यूज़ किया जाता है। ओके, जिस तरह का है कि बताया ज़्यादा का जाता है, हाँ। लगाया कम का जाता है। गवर्नमेंट के एक्सचेकर जो बिल है उसमें आपको डबल कीमत ली जाती है। बच्चे के पास जब वो किताब जाती है, जो गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा है जिसको हम कहते हैं फ्री किताबें, हाँ। आप उस किताब को अगर उठा के देखेंगे, पेज को पलटेंगे तो आपको आर पार नजर आएगा। अगर आप कॉपी पे लिखेंगे तो उसकी इंक जो है वो फैलने शुरू हो मैं जाती है। टेक्निकली यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, जो रिसाइकल है ना, ड्यूरेबिलिटी नहीं है। अच्छा। ये रिसाइकल है, रद्दी, तूड़ी, गत्ता, कचरा, इससे बनता है। जो प्योर पर्ल का जैसे अपने आप कंप्यूटर से निकालती हैं, वो पता लगता है पेपर है, आप लेती इम्पोर्टेड है, एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें आपको पता है डस्ट, रेत और ये सारा हमारा कंप्यूटर सत्यानाश हो जाएगा। ये लोकल लगाते हैं, सप्लाई गवर्नमेंट की होती है, वहाँ घपला किया होता है, मोस्ट इन्फीरियर, उसमें मॉइस्चर रखते हैं। वो बच्चा जो है 1 महीने में किताब फट जाती है, तो वो क्या फायदा आया उस पैसे में 10 लोगों ने कमाई की। Exactly, और उसके बाद बंदे को भी गंदा कागज मिला। जो इम्पोर्टेड पेपर है वो ड्यूरेबल है, वो 1 साल बाद भी आपको जो पेपर रखेंगे वो मिल वैसा जाए। ही मिलेगा। हाँ तो जी। इसलिए ये बड़े घपले हैं, इनको चाहिए स्टेक होल्डर्स को शामिल करें, हम पकड़वाएंगे इनको कि ये क्या क्या घपले कर रहे ये हैं। करते हैं कि जब ये किताब बच्चे के पास जाती है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे फ्री जो है, वो 1 महीना तो खुशी से गवर्नमेंट के नारे लगाता है, जब 1 महीने बाद फटती है तो उसी गवर्नमेंट को वो कोस रहे वो होते हैं। कोस रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली। ये भी गवर्नमेंट को देखना है कि सब स्टैंडर्ड जो पेपर लग रहा है, जो फ्री ये दे रहे हैं, उसकी कोई ड्यूरेबिलिटी भी हो। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का भी अगर आपने अपनी मशहूरी करवानी है, कोई चीज दे के, तो अच्छी करवाएं। अच्छी करवाएं। अगर पैसा भी लग रहा है, पैसा तो भी अच्छी अवाम जगह का लग लगाएं। रहा है। हमारा ही हमारा ही पैसा लग रहा है। उस चीज पे लग रहा है, तो एटलीस्ट अच्छी चीज तो हमें इन रिटर्न मिलनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे काशिफ अदीब जावेदानी साहब। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका कि आप यहाँ पर आए, और हामिद सईद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। हामिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। और पेपर महंगा हो गया है, जिसकी वजह से अब लग रहा है कि जो शोबा तालीम है उसके ऊपर भी महंगाई के वार जो है वो जारी हो सारी है, और इसमें भी थोड़ा सा हमें आने वाले दिनों में ग्राउट का शिकार हमें नजर आएगा। और जनाब यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जनाब बदलते मौसम के बदलते तकाजों के हवाले से। तो मौसम गर्मा ना अपने उरूज की जानिब बढ़ता ही जा रहा है, और अगर मैं देखूं तो मुझे गर्मी का जो मौसम है वैसे तो इतना पसंद नहीं है। सिर्फ एक वजह से मुझे ये मौसम पसंद है, और वो वजह है फलों का बादशाह आम की वजह से। और मेरी इस बात से आप लोग भी मुत्तफिक होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम का मतलब ये भी कहा जाता है कि इस मौसम में मुख्तलिफ इक़साम के मज़ेदार फल और ख़ास तौर पर आम आते हैं, जिससे हर छोटा बड़ा यकसा लुत्फ अंदोज होता है। और हमारा मुल्क दुनिया में आम पैदा करने वाला चौथा सबसे बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान में फलों के बादशाह के नाम से मशहूर जो आम है उसकी कई इक़साम भी पाई जाती है। और पाकिस्तानी आम का जायका और जनाब खुशबू तो पूरी दुनिया में ही मशहूर है, फेमस है। और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो अच्छा क्वालिटी का आम होता है वो हर साल बड़ी मिकदार में बैरून मुल्क बरामद किया जाता है, और लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे खाना पसंद करते हैं। आम की क्या अफादियत है और उसे किस अंदाज में हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारिया नदीम खान है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मारिया, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मारिया, आम का सीज़न आ चुका है, और मुझे जैसे सिर्फ आम ही पसंद है। ये गर्मी तो वैसे ही नहीं किसी को पसंद होती, इतनी ज़्यादा पड़ी भी जा रही है। लाहौर शहर में आम आ गया तो थोड़ा सा शायद सुकून आएगा हमारी ज़िंदगियों में। आपको भी तो नहीं इस वजह से गर्मी पसंद? नहीं, और भी आम के अलावा जितने और भी हैं भी है फ्रूट्स, चीज़ें? हाँ, आई एम अ अच्छा। फ्रूट लवर। तो जितने भी फ्रूट्स इस वक्त अवेलेबल हैं बहुत ही आप कह लो मीठे और रसीले होते हैं।
तो वो सारे मुझे फ्रूट्स जो है ना, समर फ्रूट्स बहुत पसंद है। लेकिन आज हम बिलखसूस आम के बारे में बात करेंगे कि इसको आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। सबसे पहले बताइए इसको बादशाह क्यों कहा जाता है, कि इसमें बहुत ज्यादा फादियत पाई जाती है चीजों? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको फलों का बादशाह कहा जाता है, ना सिर्फ इसके टेस्ट की वजह से कि इतना ये रसीला होता है, और आपने जैसे कहा हर एज ग्रुप का हर दिल अजीज फल है, बूढ़ा हो गया, बच्चा हो गया, आम देख के जो है ना हाथ नहीं रुकता उनका। और हम सबका नहीं, हमारे मिर्जा गालिब का जो है वो बड़ा ये फेवरेट फ्रूट रहा हुआ है। हमारे बरस सगीर में इसकी बड़ी हिस्ट्री जो है वो हमें मिल रही होती है। तो किंग ऑफ फ्रूट्स इसको बेसिकली टेस्ट की वजह से तो कहा जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कंप्लीट फ्रूट है, यानी कि कंप्लीट न्यूट्रिशन हमें इसमें मिल रही होती है। तो इसके ज़्यादातर हम लेते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज शायद हमें मिल रही हैं। तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स होते हैं वजन कम करना चाहते हैं, हम आम नहीं खाएंगे। हाँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ भी है, और उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आप आम जरूर खा सकते हैं। जैसे 1 कप कटा हुआ आम है, वो आपको 100 कैलोरीज 105 कैलोरीज तक आपको मुहैया करता है, यानी कि 1 कप क्यूब्स की फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो इतनी कैलोरीज आपको लेते हैं। और अगर आप मूस केक खा लेंगे थोड़ा सा भी तो वो डबल ट्रिपल कैलोरीज हमें मिल जाएगी। तो अगर आप मीठे खाना चाहते हैं और वजन भी कम कर रहे हैं तो ना आप आम खा सकते हैं, ताकि आपका जो स्वीट क्रेविंग्स है वो भी पूरी हो जाए और आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो है वो मिल जाए। फिर इसका जो कॉम्बिनेशन है इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि हम किस टाइम पर आम खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ये बहुत काउंट कर रहा होता है। जैसे वजन जो कम करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो खाने के फौरन बाद आम ना लें, खाने से 1 घंटा पहले उसको किसी सैलेड में ऐड करके एज एपेटाइजर ले लें, तो वो आम भी खाने का जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी और उनको वो एक एडिड कैलोरीज जो हैं वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब हम खाने के बाद आम खाते हैं तो खाने की ओवरऑल कैलोरीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं, जो हमें ऑब्वियसली फिर मोटापे की तरफ लेके जाती है कि हम ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। इसी तरह रात के टाइम आम खाने से जो है वो मोटापा हो सकता है कि रात को इतना ज़्यादा हम जो है वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज की फॉर्म में जा रहा है। तो ये टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत काउंट करते हैं हमारे आम के, अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर जो है वो आम खा रहे हैं। ये कुछ जो है ना पॉइंट्स हमें मद्देनजर रखने। जैसे आपने न्यूट्रिशन की बात की तो उसमें अभी मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आप कह लें ये पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन है। अच्छा, हाँ, इसमें इसमें ऐसे जबरदस्त किस्म के विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन पाया जाता है कि मैं नहीं कहूँगी कि लड़कियां जो स्किन के लिए और हेयर के लिए कोई ऑइंटमेंट्स लगाती हैं या विटामिन ई के स्पेशल कैप्सूल्स खाए जाते हैं, इसमें कुदरती तौर पे विटामिन ई जो है वो शामिल है। विटामिन सी और विटामिन ए का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। एंटीऑक्सीडेंट्स का जिक्र हर न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो करती है कि इसमें इसमें मौजूद है या इसमें मौजूद है, तो इसमें जो है मास्टर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं और 2-3 जो है वो कॉम्बिनेशन में मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, एक हमारे एक आप कह लें हेल्दी फ्रेंडली कंपाउंड्स होते हैं बॉडी के, जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकते हैं और ये फ्री रेडिकल्स हमें डिफरेंट बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं, जैसे कैंसर है, आर्थराइटिस है। तो बेसिकली जब एक नेचुरल फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मिकदार बॉडी में जाएगी तो हम सब बीमारियों से अच्छी तरह जो है फाइट कर सकते हैं, जिनमें आपकी हड्डियों के भी मसाइल हैं, आपकी स्किन के भी मसाइल हैं और कैंसर से भी बचाव जो है वो हमारे सामने आ रहा है। फिर 2 बड़े ज़बरदस्त कंपाउंड्स जो इसमें पाए जाते हैं वो हमें, जैसे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लू लाइट का एक्सपोजर है जो दिमाग के सेल्स को डैमेज कर रहा है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने के। तो इसमें ऐसा कुदरती तौर पे 2 कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ल्यूटिन और ज़ेंथनिन उनका नाम होता है। वो हमें उन मुज़िर असरात को जैसे कह लें कम करने में हमें हेल्प आउट करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आम अगर बच्चा खा रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल पकड़ा दें कि कुछ असरात कम हो जाएंगे, उसकी अपनी ऑब्वियसली प्रिकॉशंस हैं, लेकिन आम बच्चों को खिलाएं, मुख्तलिफ तरीकों से हम खिला सकते हैं। लेकिन कितना इनटेक कितना होना चाहिए? अगर बच्चे को खिलाना है तो इतना ना खिला दें कि कैलोरीज इतनी ज्यादा हो जाएं कि वो ओबेसिटी का और बाकी चीजों का शिकार हो। तो उसमें वेज है ना कि आप आम को डिफरेंट वेज में, जरूरी नहीं है कि आप कटा हुआ आम ही खाएं। अगर बच्चा बहुत आम पसंद करता है और वो उसकी आप कह लो कि क्वांटिटी बढ़ जाती है खाते हुए, उसको अंदाजा नहीं रहता कि मैंने कितना खा लिया है। जब पसंद होता है तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता चलता हम कितना खा गए, तो आप उसको स्मूदीज की फॉर्म में दे सकते हैं दही में,
डाल के फिर आप उसको स्लश, मैंगो स्लश बना सकते हैं। यानी कि 1 कप यही कटे हुए क्यूब्स हैं, इसमें आप बर्फ और पानी डालेंगे तो वो 2 ग्लास स्लश बन जाएगा। तो वो 2 ग्लास से उसका पेट भी भर जाएगा, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर फाइबर भी मौजूद है। 1.4 आप कह ले 1.4 ग्राम फाइबर जो है वो इसमें मौजूद है 1 कप कटे हुए आम में, जो कॉन्स्टिपेशन जैसे बच्चों को रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है। सही। हाँ, आपके जितने भी मैदे के मसाइल हैं उनके लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह आप डिफरेंट रेसिपीज जैसे मैंगो डिजर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, उसमें आप बच्चों को डिफरेंट रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। बच्चे जूसेस भी घर पे बना के दिए जाते हैं, मिल्क शेक्स भी बना के दिए जाते हैं बच्चों बिल्कुल। मिल्क शेक का ये होता है कि उसमें जब दूध के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता है तो ओवरऑल कैलोरीज जो है बढ़ जाती हैं, और हम यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं। वो बच्चों में अगर मोटापा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने स्लश का बताया कि आप स्लश जैसे पानी डाला, बर्फ डाली, मिंट डाल सकते हैं, तो बड़ा रिफ्रेशिंग सा आपका ड्रिंक तैयार हो जाएगा। तो वो इतनी ही 1 कैलोरीज में आपके 2 ग्लास जो है मैंगो स्लश के जो है तैयार हो जाएंगे। जिन्होंने वजन का भी कम करना है और कैलोरीज भी वो चाहते हैं कि ज़्यादा ना हो। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं मारिया कि हम लोग मैंगो खाते हैं उसके बाद हमें एक्नी का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद कोई लस्सी पीता है, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करता है, तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। कहते हैं कि ये गर्म होते हैं इसमें इसकी जो आप कह लो ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर शुरू से आप कह लो हिकमत रही है। तो हिकमत में गर्म सर्द का एक कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ फ्रूट्स या चीज़ें गर्म होती हैं, कुछ सर्द होती है, लेकिन उसमें आपकी बॉडी का मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है। उसका ये जानना, जो लोग पानी कम पीते हैं ओवरऑल, ठीक है, नींद पूरी नहीं करते, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनको कोई छोटी सी भी चीज़ गर्म रख सकती है, ठीक है। जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखते हैं, स्लीप पूरी करते हैं, उनको उस तरह वो चीज़ जो है आपको गर्म नहीं लगेगी। फिर क्वांटिटी जो है बहुत मैटर करती है। हाँ, आप एक छोटा सा आम खा रहे हैं वो आपको गर्म नहीं लगेगा अगर आप सारे दिन में पानी भी पीते हैं, लेकिन अगर आप पानी नहीं पीते हैं और आप आम भी ज़्यादा खा लेंगे तो वो आपको ऑब्वियसली करेगा। और कच्ची लस्सी का कॉम्बिनेशन शुरू से आप कह लो एक आया जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और जिनको ये पिंपल्स और लगता है कि एक्नी, बल्कि वो गर्मियों में पित्त निकलती है लोगों को, वो आम के साथ बहुत एसोसिएट की जाती है कि आम खाने के बाद पित्त निकल आई है, तो गर्मी दाने निकल आए हैं। तो उसमें कच्ची लस्सी का कॉम्बिनेशन, आम के साथ जामुन का कॉम्बिनेशन, आप कह लो कुछ चीजें कॉम्पनसेट करनी भी तो जरूरी है ना। अगर उसमें थोड़ी सी गर्मी है, गर्माइश है, तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन उसके साथ बना लिया जाए जिससे वो आप कह ले मोतदिल हो जाए। अच्छा, मॉडरेशन में उसकी जो तासीर है वो चली जाए। तो बिल्कुल आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल उसके साथ जो है मैंगो के साथ अरसे दराज से चलता आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो किया जा सकता है। लेकिन मैंगो के साथ मजीद भी कोई और ऐड ऑन कर सकते हैं हम फ्रूट जिनका कॉम्बिनेशन हमारी सेहत के लिए अच्छा हो? बिल्कुल, मैंगो के साथ आप जैसे फ्रूट चाट में हम मैंगो डाल लेते हैं, तो मैंगो के साथ आप वाटरमेलन को ऐड कर सकते हैं, पीच को ऐड कर सकते हैं, थोड़े से नट्स को ऐड कर लें, सीड्स डाल लें, तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और न्यूट्रिशियस आपकी जैसे कह लो फ्रूट बोल तैयार हो जाएगा। और इसको आप ज़रूरी नहीं कि आप मिड स्नैकिंग में लो, आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। एक फ्रूट का बोल हो जिसमें नट्स और सीड्स हो, तो वो आप अपने नाश्ते में लो तो आपका बड़ा कह ले कंप्लीट और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिकदार में प्रोटीन्स भी, अच्छी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो बड़ा आप कह लो कि सुबह सुबह एक विटामिन्स की आप कह लो सप्लीमेंट की फॉर्म में अगर आप इसको डिफरेंट फ्रूट्स के साथ मिला रहे हो तो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता है। मतलब इस तरह के अगर हम लोग बाउल्स खा लें फ्रूट्स के, खासतौर पर फ्रूट का इंटेक हमारा अच्छा हो, तो जितने भी सप्लीमेंट्स हम एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम इनको अपनी डेली लाइफ में स्मार्टली ऐड कर लें, जैसे मैंने कहा रात को नहीं खाना, बहुत सारे लोग देखा है रात को खा रहे होते हैं कि अब फारिग हुए हैं सारे दिन के बाद तो चलो फ्रूट काटेंगे, और फिर पेटियां की पेटियां वो बर्फ में कर देते हैं और फिर खाते खाते पता भी नहीं चलता कितने आम खा गए। तो ये चीज़ फिर वो चीज़ जो है ना नुकसानदेह हो जाती है। तो ब्रेकफास्ट में आप एक फ्रूट बोल ले सकते हो जिसमें आम का इस्तेमाल हो सकता है। खाने से पहले आप एपेटाइजर के तौर पे सैलेड में डाल सकते हैं। मैंगो सालसा बहुत लोग शौक से बनाते हैं, उसी में थोड़ा सी वेजिटेबल्स भी डाल लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, यानी कि आप कह लो कि वेजिटेबल्स के अंदर थोड़ा सा मैंगो डाल देते हैं तो एक हल्का सा मीठा टच आ जाता है, तो वो अच्छा लगता है।
तो वो बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में मैंगो के साथ ले सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब स्वीट टूथ आपको सेटिस्फाई करना है, यानी कि मीठे की क्रेविंग हो रही है, मीठा खाना है, तो आप चॉकलेट्स और मूस केक्स और इनकी तरफ बच जाएं। आप कुदरती तौर पे जो मीठा अल्लाह ताला ने हमें आम की शक्ल में और बाकी फ्रूट्स की शक्ल में किया, उससे अपने आप को सेटिस्फाई करें। और आम से पहले जैसे केरी का भी बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और केरी का शरबत भी बहुत से लोग पीते हैं, खासतौर पर जितनी गर्मी यहाँ पर लाहौर में खासतौर पर पड़ रही है, तो उसकी भी अफादियत है क्या और बिल्कुल उसकी अलग अफादियत है? हाँ हाँ, नहीं, उसकी सेम जो है अफादियत आ रही है और उसके भी बहुत सारी, आप कह लो जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में पुदीने की चटनी बड़ी बनती है, तो अगर आप उसमें हिडन फॉर्म में चली जाएगी, उसमें केरी का इस्तेमाल करें। अच्छा। तो जैसे कोई जो केरी का शरबत नहीं पी रहे, वरना केरी की चटनियाँ लोग पराठों के साथ नाश्ते में खाते हैं, तो वो इस तरह की रेसिपीज़ आपकी डाइट में अच्छी लगती हैं और कभी कभार आप इसको इंजॉय करें। न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी जो है वो तकरीबन सेम ही आ रही है। अच्छा। और इसका मतलब शरबत वगैरह पी सकते हैं, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा हम चीनी और बाकी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि अफादियत कम हो जाती है? यही बात है ना कि एक चीज़ हेल्दी है, हाँ, वो तो आम का स्लैश या फालसे का जूस भी है, वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर हम उस पर इजाफी चीनी डाल देंगे कि हेल्दी चीज़ को अनहेल्दी बना देंगे, तो आप मॉडरेशन में रहकर थोड़ी डाल लें। जो उनका वजन का मसला नहीं है, वो शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनका वजन जो करना चाहते हैं कि हमें कैलोरी फ्री ड्रिंक्स मिले, तो इस वक्त मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्वीटनर्स मौजूद हैं जिसमें स्टीविया जो है प्लांट शुगर है, जो पौधे को बेसिकली कूट के बनाई जाती है, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्टरनेट है हमारे पास शुगर का। ठीक है जी, हमारे साथ मारिया नदीम खान मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मारिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं। और आम के हवाले से जब हम बात करते हैं, क्योंकि आम सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, तो उसकी क्या अफादियत है, क्या अहमियत है और किस तरह उसका इंटेक करना चाहिए, कितना इंटेक करना चाहिए ताकि हमारी सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचे, उस हवाले से हमने बात की। और हर किसी की ना कोई डिश पसंद की होती है, और नूडल्स तो मेरे ख्याल से तकरीबन सभी को पसंद होते हैं, वो कोई चाहे छोटा हो या फिर चाहे बड़ा हो। तसव्वुर करें जनाब कि अगर आपको दिन में 3 बार नूडल्स खाना पड़े, और ये कुछ लोगों के लिए ख्वाब की तरह भी लग सकता है, और मेरे लिए भी ख्वाब है कि 3 टाइम हम लोगों ने सिर्फ नूडल्स ही खाने हैं, कैसे जिंदा रहेंगे। लेकिन इंडिया के एक जोड़े के लिए ये तलाक के लिए दायर करने की वजह भी बन गई है। एक खातून अपने शौहर को रोजाना नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने में नूडल्स पेश करती हैं, और जब उस शख्स को पता चला कि उसकी बीवी नूडल्स के अलावा कुछ नहीं बना सकती, तो उसने अलग होने का फैसला कर लिया। और शौहर ने अदालत को बताया कि मेरी बीवी बाजार से रोजमर्रा की जरूरियात के बजाय सिर्फ नूडल्स खरीदती हैं और दिन में 3 बार नूडल्स मुझे खाने को देती हैं। तो अदालत ने जोड़े में सुलह कराने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों ने जनाब अलग अलग रास्ते इख्तियार करने पर रजामंदी जाहिर की है, और उन्होंने कहा है कि हमने एक साथ नहीं रहना है। और ये नूडल्स की वजह से जो तलाक होने की ये जो वजह बनी है, ये बड़ी ही कह लें कि दिलचस्प भी है और अजीबो गरीब भी है। लेकिन फिर मेरी दरख्वास्त है तमाम तर जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, उनसे ये कहूँगी कि जनाब खाना पीना, जो ख़ुद भी खाना पीना तो हम लोग खाते हैं, लेकिन बनाना भी हमें आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ज़्यादा सेंसेशन इस खबर के बारे में थी, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही थी। हॉलीवुड के जो मारूफ अदाकार हैं जॉनी डेप और उनकी साबिक अहलिया एम्बर हर्ड के खिलाफ जो हत्या की इज्जत का मुकदमा था, वो जॉनी डेप ने जीत लिया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक $100 मिलियन हर्जाने के जॉनी डेप बिला मुकाबला जो था एम्बर हर्ड हत्या की इज्जत के मुकदमे में 7 हफ्तों के बामुश्किल ट्रायल के बाद अमरीकी रियासत वर्जीनिया की जूरी ने जॉनी डेप के हक में फैसला सुना दिया है। और जूरी ने ये कहा है कि एम्बर हर्ड को ये हुक्म भी दिया है कि वो जॉनी डेप को $15 मिलियन का हर्जाना अदा करेंगी, और उसके अलावा जॉनी डेप की जानिब से भी एम्बर हर्ड को $2 मिलियन हर्जाने अदा करने का हुक्म दिया गया है, और वो अपने साबिक शौहर के खिलाफ मुकदमे में जो वो मांग रही थी। और जूरी ने जॉनी डेप को भी ये वाजे कहा है कि जॉनी डेप और साबिका अहलिया जो है एम्बर हर्ड 11 अप्रैल को वर्जीनिया में शुरू होने वाले जो हत्या के इज्जत के मुकदमे में एक दूसरे पर जिस्मानी और जनाब जज्बाती और ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाते रहे थे, और अब इस मुकदमे का जो है फैसला आ चुका है और जॉनी डेप जो है ये मुकदमा जीत चुके हैं। अब आपने मुझे इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।